The topic organism and population, already its first video delivered. Now today is the second video of this chapter. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं किस पर? The abiotic factor that affecting distribution of biomass. Abiotic factor that affecting biomass. Temperature, light, water and soil are abiotic factor that affecting biomass. Synthesis and their distribution on surface of earth. ये कुछ फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल, जो बायोमास के निर्माण को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थ पर प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर किस तरह, हाउ द टेम्परेचर दैट affecting distribution and its biomass synthesis. As we know that temperature is one of the relevant abiotic factor enzymatic process of the living organism is directly और कह सकते हो कि proportional to टेम्परेचर। तो पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर ऑन अर्थ is not uniformly throughout the entire surface of the earth. At equator अगर बात करें, इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा है, जबकि पोल के तरफ टेम्परेचर बहुत ही कम, माइनस में भी जाता है। द एंजाइमेटिक प्रोसेस, द एंजाइमेटिक प्रोसेस is highly influenced
by temperature. Most of the enzymatic process takes place between 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. As we move from equator to pole and from plain to mountain, टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीजेस. जैसे ही हम इक्वेटर रीजन से यानी अर्थ के ठीक बीच वाले इलाके से अर्थ के बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, टेम्परेट, सब टेम्परेट एंड पोलर रीजन. ठीक उसी तरह ट्रॉपिक है, टेम्परेट है, तो ये टेम्परेट, फिर सब टेम्परेट रीजन, अब बाकी सब इधर का पोलर रीजन. जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करे तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. या प्लेन से हाइट के तरफ मूव करे, ऊपर की तरफ, अगर इक्वेटर ही इलाका हो किंतु हम प्लेन से माउंटेन वाले इलाके की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. जब टेम्परेचर डिक्रीज करे तो एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोअर डाउन. जब एंजाइमेटिक प्रोसेस लोअर डाउन होगा तो बायोमास का सिंथेसिस क्या होगा? कम होगा. तो वही लिखा गया, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड thus synthesis and distribution of biomass decreases. और इस तरह से बायोमास का सिंथेसिस और साथ ही साथ उसका फैलाव जो है वो क्या होगा? पोल से इक्वेटर से पोल जाएंगे तो घटेगा. ठीक उसी तरह प्लेन रीजन से सी लेवल से ऊपर बढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन और सिंथेसिस बायोमास घटेगा. अर्थ के सरफेस पर कहीं कहीं टेम्परेचर क्या होगा? सब जीरो जा सकता है, यानी निगेटिव और मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस. वैसे जगहों पर सिंथेसिस ऑफ बायोमास क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जब होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस निगेटिव डिग्री सेल्सियस पर या ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइमेटिक प्रोसेस क्या होता है? सीज कर जाता है. तो वैसे जब एंजाइम ही एक्टिव ना हो तो बायोमास का सिंथेसिस नहीं होगा.
temperature on earth surface varies from sub-zero to greater than 50 degrees Celsius. मतलब सब जीरो का मतलब निगेटिव, और कुछ जगहों पर जैसे कुछ रेगिस्तानी इलाका है, डिजर्ट एरिया, एट दैट प्लेस द टेम्परेचर in summer that increase greater than 50 degrees, and in polar region temperature that get fall down negative, that is called sub zero. तो कुछ जैसे कि पोलर इलाका में, ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होगा, तापमान -0 चला जाएगा। उस जगह पर एंजाइम की एक्टिविटी सीज कर जाएगा और बायोमास का सिंथेसिस 0 हो जाएगा। अब एक टर्म है यूरी थर्मल, किसको कहते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करे, दैट कैन सर्वाइव in the wide range, that means the organisms that tolerate wide range of temperature, organisms that can live at 15 degree as well as 35-36 degree, यानी 10 से 15 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक टॉलरेट कर ले। एक गैप क्या बन रहा है, 25 से 30 डिग्री एंड एवरेज जो डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री डिफरेंस तक जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ले, यानी मिनिमम 10 भी डिग्री काफ़ी है। तो इस रेंज में जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिज्म that can tolerate, wide range of क्या चीज़, टेम्परेचर, is called यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। अगर इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहो, जितने भी मैमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जैसे ह्यूमन ले लो, कैमल, ये सब क्या है कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। बर्ड है पर्टिकुलरली होम्योथर्मल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो इसको यूरीथर्मल कहेंगे। नाउ एक्टिनोथर्मल, एक्टिनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, या एक्टिनोथर्मल लिखो। तो वही कहानी है, इसमें वाइड रेंज के जगह नैरो रेंज वर्ड अगर हम पुट कर दें, वाइड के जगह नैरो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, एक्टिनोथर्मल। तो लिख सकते हो, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट that can tolerate narrow, नोट नहीं लगाना होगा,
can tolerate narrow range of temperature is called एस्टिनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन में सरवाइव नहीं करे, जिंदा नहीं रह सकता हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एस्टिनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहो तो पोलर, बियर लिखो। ये ज़्यादा वाइड रेंज में टॉलरेट, पेंगुइन जो है बर्ड, ये भी वाइड रेंज में टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो एक टर्म है यूरीथर्मल, एस्टिनोथर्मल, इसको याद करना है। अब देखते हैं लाइट इज द सेकेंड पॉइंट। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में लाइट ज़्यादा समय तक फॉल डाउन करेगा, उस पर्टिकुलर जगहों पर बायोमास का सिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट इज़ अनदर abiotic factor that affecting biomass। तो अर्थ के किस सरफेस पर, किस जगह पर ज़्यादा बायोमास बनेगा, इक्वेटर पर, टेम्परेट में कि पोलर में? तो जैसा सबको जानते हो कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाले पार्ट को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन में throughout entire year light can fall uniformly। यहाँ पर लाइट सालों भर मिलता रहता है। तो बायोमास स्वाभाविक है कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बनेगा। और पोलर में 3 मंथ तक डार्क रहता है, अंधेरा, और 3 से 6 मंथ तक अच्छा लाइट मिलता है। तो स्वाभाविक है कि पोलर रीजन में क्या है, लाइट फॉल कम होगा, तो बायोमास का क्या होगा, सिंथेसिस कम होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रॉपिक रीजन मोर लाइट फॉल down throughout the year, then that of polar region, and so more biomass synthesized than that of
अदर रीजन, दूसरे जगहों की तुलना में, एरिया की तुलना में ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा बायोमास बनेगा। अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट वाटर। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है और ग्रेटली इन्फ्लुएंस बायोमास। किंतु यह जो वाटर जो एबायोटिक फैक्टर है, ये काफ़ी प्रभावित करता है पर्टिकुलरली एक्वेटिक बायोमास के सिंथेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन को। स्लाइटली चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बायोमास सिंथेसिस। एंड द सी ऑप्शन वाटर। लिख सकते हो इट इज अनदर important abiotic factor that influenced biomass distribution। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आउट ऑफ द टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर, only 1% of water is utilized in photosynthesis। 1% of water greatly influence distribution and the synthesis of biomass। तो कह सकते हो water is essential for photosynthesis। pH value of water is very important for aquatic, is very important for aquatic medium। Full stop। Slightly change in the pH value greatly influenced बायोमास। यानी वाटर के पीएच वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी अगर क्या हो चेंज हो जाए तो क्या होगा, बायोमास का
सिंथेसिस या उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगा। अब जो खास पॉइंट है उसको याद करके रखना ज़रूरी है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन उठाएगा। The salinity of the water is measured per 1000 part. That is salt concentration that is salinity of water measured per 1000 पार्ट। तो कुछ पॉइंट है सैलिनिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। सैलिनिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर is 5%। इसको याद कर लेना है। एंड द सेकेंड पॉइंट, salinity of sea water is 30 to 35%। Salinity of some lagoon is greater than 100%। तो ये assertion रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सैलिनिटी को, अंडरग्राउंड वाटर का सैलिनिटी कितना, 5%। सी वाटर का 30 to 35%। और कुछ लैगून जो होते हैं उसका 100 से ज़्यादा। आखिर लैगून कहते किसको है? द पार्ट ऑफ लैंड नियर टू द seashore in which sea water that get accumulated as the tide rise, and that water after evaporation, salt that get accumulated in such pond or ditches, such area is called lagoon। तो आपने देखा वाटर किस तरह से बायोमास को अफेक्टेड करता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, दो टर्म है, उस टर्म को हम लोग क्लियरफाई कर ले। यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेराइन। यूरी हेलाइन
क्या है? तो फिर वही लिखोगे, ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी इज कॉल्ड यूरी हैलाइन। जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सरवाइव कर सके, वाइड रेंज माने कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, इसको हम क्या कहेंगे? यूरी हैलाइन। और इसी तरह एस्टिनो हैलाइन। हैलाइन किसको कहोगे? द ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी इज कॉल्ड एस्टिनो हैलाइन। अब हम लोग लास्ट फैक्टर है बायोटिक फैक्टर, सॉइल। सॉइल को देखते हैं कि हाउ इट अफेक्ट बायोमास सिंथेसिस एंड इट्स distribution. And the D point, soil. The composition of soil also greatly influence biomass. अगर किसी सॉइल में बायोम्स और ह्यूमस कह सकते हो, न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छा हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो, तो वहाँ का उस पर्टिकुलर एरिया में बायोमास का सिंथेसिस ज़्यादा होगा। और वैसे पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ह्यूमस का अमाउंट सॉइल में कम हो एंड परकोलेशन पावर ज़्यादा हो जाए। परकोलेशन का मतलब है soil water that can pass through the soil is called percolation. More humus containing soil and size of soil grain affecting biomass. So it is the another abiotic factor that influence biomass synthesis and its distribution. तो आपने देख लिया कि ये सारा कुछ एबायोटिक फैक्टर है जो बायोमास के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्टेड करता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, एबायोटिक इन्फ्लुएंस। कह सकते हो कि इंटायर ऑर्गेनिज्म of the land are broadly classified into three groups on the basis of their homeostasis. ये homeostasis क्या है? तो organisms try to maintain their internal
environmental condition from that of the external for survival and maintain their race is called homeostasis. तो हम लोग देखने जा रहे हैं होमियोस्टेसिस। Organism try to maintain their internal environment. Organisms try to maintain their internal environment with change of external or ambient का मतलब external environment for survival and reproduction in their habitat either by physiological behavioral changes or regulating osmoregulation is called homeostasis. क्या कहेंगे? होमियोस्टेसिस। The response to a biotic factor, all organisms are broadly classified into three groups as regulator, conformer
एंड पार्शियल रेगुलेटर। तो कह सकते हो कि इस अर्थ पर जितने भी एबायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को लार्जली यानी ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। किस ग्रुप में? तो रेगुलेटर, कॉन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टॉपिक डालना है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। क्या डालना है? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक all organisms are broadly classified or grouped into 3 classes on the basis of osmoregulation या homeostasis। homeostasis as first। पहला देखने जा रहे हैं हम लोग रेगुलेटर किसको कहते हैं। यानी कह सकते हो organisms that maintain their homeostasis with the change of ambient an external environment called regulator। organism that regulate their homeostasis with the change of external environment comes under the regulator। यानी कह सकते हो जितने भी मैमल्स हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दैट maintain their internal body temperature with the change of external temperature, all mammals, comma, few lower vertebrate and few invertebrate
vertebrate regulate internal temperature. With the change of ambient temperature. अगर एक्स एक्सिस पर एक्सटर्नल फैक्टर को रखा जाए और वाई पर इंटरनल फैक्टर को, तो विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये टेम्परेचर अगर इधर मान ले, कौन सा टेम्परेचर? एक्सटर्नल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, और ये मान ले कहाँ का? इंटरनल टेम्परेचर। तो ये बढ़ता जाए और ये क्या हो, ग्राफ कैसा मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिले। यानी अगर 10 डिग्री पर भी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर अगर 35 है, 20 पर भी 35, 40 पर, एन एवरेज इस तरह बात, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर। तो ये ग्राफ किसको बता रहा है? रेगुलेटर को। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, किंतु ऑर्गेनिज्म का इंटरनल टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट बनाए हुए है। ऑर्गेनिज्म दैट रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल और बाय बिहेवियरल मीन्स द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड या कम्स अंडर रेगुलेटर। जैसे बर्ड्स, मैमल्स, ये क्या है? रेगुलेटर है। इसमें डाल सकते हो ऑल मैमल्स, कॉमा करके बर्ड, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, फ्यू इनवर्टिब्रेट, जो होता है अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो रेगुलेटर क्लियर हो गया। अब चलते हैं कन्फर्मर की तरफ। And the second point is the conformer. सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। कि अगर ग्राफ को देखो
ये रहा x और ये रहा y। अगर एक्सटर्नल, मान लो ये एक्सटर्नल है, क्या चीज़, टेम्परेचर बता रहा है डिग्री सेल्सियस, और ये ऑर्गेनिज्म का इंटरनल है टेम्परेचर, किस में है तो डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा हो कि एक्सटर्नल चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ने से ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो, बढ़े, और घटने से घटे, तब इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर। और यह ग्राफ बता रहा है किस चीज़ को, तो कह सकते हो तो ऑर्गेनिज्म देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और होम्योस्टेसिस दैट चेंजेस विद द चेंज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज कॉल्ड कन्फर्म। लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म देयर इंटरनल temperature varies with ambient temperature comes under conformer। तो देख सकते हो ग्राफ कि जैसे इसका यहाँ अगर इसको ऐसे समझो तो इसका है क्या 10, 20 या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 5 का इंटरवल। जिस वक्त एक्सटर्नल क्या था 10, तो इसका है 5, 20 कितना आ गया 10। तो इस तरह से ग्राफ क्या मिल रहा है, अगर सबको लाइन को मिला दे तो ये बताएगा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ा, घटाने से क्या हो घट रहा है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल को याद कर लेना। 99% ऑफ all animal and all plant are conformal। इस पॉइंट को याद रखना है कि जितने भी प्लांट हैं, या कह सकते हो 99% एनिमल्स किससे बिलोंग करता है तो कन्फर्मर से। अब सी पॉइंट पार्शियल रेगुलेटर। इस पॉइंट का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब इसका ग्राफ अगर खींचा जाए एक्स और वाई एक्सिस के साथ तो कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा। इसको कहेंगे पार्शियल रेगुलेटर। मतलब ऑर्गेनिज्म जो क्या हो कुछ हद तक, या कह सकते हो तो ऑर्गेनिज्म दैट कम्स बिटवीन द कन्फर्मर एंड रेगुलेटर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर। और इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, एक्स पर हमेशा एक्सटर्नल रखेंगे, वाई पर इंटरनल इन्वायरमेंटल का यानी टेम्परेचर है इंटरनल, तो इंटरनल, एक्स पर एक्सटर्नल टेम्परेचर। और देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, तो इन दोनों के बीच वाला पहले क्या है कन्फर्मर देन पार्शियल रेगुलेटर। यानी ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल, बट आफ्टर इट दैट गेट फेल्ड इज कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर। यही था पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ। ड्रॉ कर दोगे, अलग से हम लोग बात करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में माइग्रेशन और सस्पेंडेड लाइफ क्या होता है। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप द कैरियर अचीवर के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप क्वेश्चन को अपलोड कीजिए। देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपका सॉल्व करके बता दूंगा इन द क्लासरूम। थैंक यू। ओके।